नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के एनसीईआरटी क्वेश्चन करने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे उसका नाम है मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है u प्लस वी अपॉन टू। तो यहाँ u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है और ये होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पर s जो होता है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। तो यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल दे रखा है स्क्वायर ऑफ टाइम के। तो ये टाइम अगर हम नीचे ले आते हैं इसके, तो यह हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक टी जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये नीचे टाइम को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है उसकी जगह हमने यहाँ वेलोसिटी रख दिया। और वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा कांस्टेंट, और वेलोसिटी अपॉन टाइम को ही हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इससे हो गया एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट। तो अभी ऑप्शन देखते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो यहां हमने देखा है एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, तो हमारा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन vt ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। तो यहाँ पर v जो है ये वेलोसिटी बता रहा है और t जो है टाइम को बता रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं टाइम के साथ क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट में, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है यहाँ पे। ठीक है, जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है इसकी, यानी कि क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ऑब्जेक्ट जो भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज होती, तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज होती। हर एक टाइम के साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, इसीलिए ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Suppose a boy is enjoying a ride on merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is। तो merry-go-round में गोल गोल घूमने वाला झूला होता है। ठीक है, उसमें स्पीड बता रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो घूम रहा है तो रेस्ट में तो वो नहीं होगा। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, जब सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। यहाँ पर ये है तो यहाँ पर क्या है, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। टेंजेंट जो है वो उसका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो कभी भी सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन वेलोसिटी क्या है, उसकी चेंज होती रहती है, क्योंकि डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है, इसीलिए वेलोसिटी क्या है, हमेशा चेंज होती है सर्कुलर मोशन में। हमें पता है वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में चेंज होती रहती है, इसीलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं होगी। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर। इसीलिए हमारा सी ऑप्शन, इन एक्सेलरेटेड मोशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ हम सर्कल बना लेते हैं, तो इसका रेडियस r है, तो यहाँ से यहाँ तक r होगा, यहाँ से यहाँ तक r होगा। अब हाफ सर्कल चल रहा है वो, तो यहाँ से पहुंचकर वो यहाँ आ जा रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो r प्लस r, यहाँ पे 2r हो जाएगा। तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। Which of the following can sometimes be zero for a moving body? तो जीरो क्या क्या हो सकता है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर वो मूव कर रहा है तो कुछ तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड भी हमारी कभी भी नहीं होगी जीरो, क्योंकि अगर वो मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो स्पीड से वो चल रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट देखिए, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस होता है। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है, यहां से स्टार्ट होकर घूम फिर के वो यहीं पर आ जाता है वापस, तो उसका क्या है, जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो है वो सेम है। तो इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इसी तरह से वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। इसीलिए क्या है, जीरो क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा सी ऑप्शन है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following statement is correct regarding velocity and speed of a moving body? तो velocity हमें पता है, velocity क्या होती है,
स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड, तो वेलोसिटी कभी भी हायर नहीं होती है। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी, तो स्पीड हायर हो सकती है लेकिन हमेशा हायर नहीं होती है, इसीलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा हमारा, ठीक है। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, तो ये उल्टा बोल दिया इसमें। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेलोसिटी जो है वो स्पीड होता है विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन होती है वेलोसिटी, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड applies brakes and brings the car to rest in 20 second, then the retardation will be, अब retardation जो होता है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। और हमें इनिशियल स्पीड u हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड क्यों 0 हो जाएगी क्योंकि ब्रेक लगने के बाद वो रुकने ही वाली है, ठीक है। और टाइम हमको दे रखा है 20 सेकंड, ठीक है। तो हर चीज मीटर पर सेकंड में है, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ निकालना रिटार्डेशन है लेकिन हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम ही होते हैं, उनका बस साइन का अंतर होता है, ठीक है। तो ये होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। तो v हो जाएगा 0 माइनस u हो जाएगा 10 अपॉन 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 माइनस का 10 अपॉन 20 जो कि हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये नेगेटिव में आया है हमारा एक्सेलरेशन, लेकिन उन्होंने रिटार्डेशन पूछा था इसीलिए आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान ये रखना है, अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा होता तो हमारा आंसर माइनस में आता। अब क्योंकि उन्होंने रिटार्डेशन पूछा यानी कि नेगेटिव यहाँ पहले से लग रखा है, इसीलिए रिटार्डेशन जो है वो हो जाएगा प्लस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन पूछा होता तो हमारा ये वाला आंसर होता, ठीक है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन हियर, यूजिंग डेटा इन द ग्राफ कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्पीड दे रखी है और इधर टाइम दे रखा है, तो अगर मैं इसको स्पीड को हाइट को यहाँ पर जो विड्थ दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो अगर इसको मैं रेक्टेंगल मानूं तो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो होती है वो क्या एरिया होता है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, इस लाइन के, ये लाइन जो जा रही है, ठीक है, इसके अंडर का जो एरिया होगा वो टोटल क्या है हमारा डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। इसका एरिया अगर हम निकाल लेंगे इस पूरी लाइन का, यहां से लेके यहां तक जो जा रही है, इसके नीचे जो भी एरिया कवर हो रहा है वो क्या है हमारा डिस्टेंस को बताएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा और नीचे एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस की जगह हम 50 ले लेंगे और हाइट की जगह यहां पर हो जाएगा 25, ठीक है। ये 25 कहां से आया, यहाँ 30 है, यहाँ 5 है, तो 30 में से 5 को माइनस कर दिया तो ये 25 आ जाएगा। तो ये 2 से ये 2 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स, और यहाँ पर 25 इंटू 25, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। ट्रायंगल का एरिया 625 आ गया, इसमें हम रेक्टेंगल का एरिया और ऐड कर देंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा 50 इंटू 5, 50 आपकी विड्थ हो जाएगी और 5 जो इसकी लेंथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 5, ये 250 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 250 में हम 625 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 875, ठीक है। तो 875 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको ये ध्यान रखना है, स्पीड टाइम ग्राफ अगर दे रखा है तो जो लाइन जा रही है उसकी ऑब्जेक्ट की, उसके नीचे जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो हमारा डिस्टेंस को बताएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है तो उसके नीचे वाला एरिया जो भी है, ये नीचे वाला एरिया जो है वो हमको निकाल लेना है। A car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph for this car is horizontal line parallel to the time axis, then the velocity of the car at the end of 25 second will be. तो यहाँ पर ऐसे बता रखा है कि इसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इसकी स्पीड हमको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिफॉर्मली चल रहा है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले जा रहा है ये। अब वो कह रहे हैं 25 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता रखा है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यानी कि क्या है इसकी स्पीड चेंज होने वाली नहीं है, इसीलिए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो टाइम चाहे कितना भी हो, 25 की जगह यानी आप 50 सेकंड भी होता तब भी वेलोसिटी सेम रहती, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। Which of the following is most likely not a case of uniform circular motion? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब एक कांस्टेंट स्पीड से कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन
ये सर्कुलर मोशन माना जाता है मोस्टली, ठीक है। मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो ये भी सर्कुलर मोशन है और टॉय ट्रेन है तो वो एक ही स्पीड से चलेगी। मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो जो रेसिंग कार है वो उसकी स्पीड कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, ठीक है। सर्कुलर मोशन में चल तो रहा है लेकिन स्पीड कम ज्यादा हो रही है, इसीलिए उसका क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। मोशन ऑफ आर्स हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक, तो जो क्लॉक में भी जो सुइयां घूमती हैं वो भी एक कांस्टेंट स्पीड से चलती हैं, इसीलिए ये भी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, तो यहाँ कह रहे हैं किस केस में क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम रहेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो स्ट्रेट रोड में जो होगा उस केस में डिस्टेंस जितना होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम रहने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी अगर हम निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, उसके डिस्टेंस के बराबर ही होने वाला है। अगर इसकी जगह कोई सर्कुलर पाथ होता तो उसमें चेंज आता है, लेकिन स्ट्रेट पाथ में क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम रहता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर के साथ जा रहा है, ठीक है। इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो ये गलत हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, तो पेंडुलम भी अगर यहां से स्टार्ट होती है, यहां पहुंच जाती है, फिर यहां पे आ जाती है, तो इसमें क्या है, डिस्टेंस तो उसने यहां से यहां तक चल दिया, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट क्या है, इतना ही कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए ये भी क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी सेम नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो यहां भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहां पे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम नहीं रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर सिर्फ फर्स्ट से आ रहा है, तो ओनली वन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A car is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये माइनस में दे रखा है। Find how far the car will go before it is brought to rest. तो यहाँ पर क्या है, कितनी दूर जाएगी, तो डिस्टेंस पूछा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल स्पीड हमको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, अब आगे मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 18 से डिवाइड हो जाए, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, तो 5×5 = 25 आ जाएगा। तो इनिशियल स्पीड हमारी 25 मीटर पर सेकंड हो गई, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी क्योंकि ब्रेक लगने के बाद वो रुकने ही वाला है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमको दे रखा है माइनस में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस पूछा है तो इसमें ये इक्वेशन यूज करेंगे, v² - u² = 2as, ठीक है। तो इसमें जो s होता है ये डिस्टेंस बताता है, तो v हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 का स्क्वायर, माइनस u क्या है, 25 है, तो यहाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 a की जगह हम क्या है 0.5 यूज कर लेंगे माइनस का, तो यहाँ पर -0.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा s, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 625 और ये 2 का 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 × s, तो ये -s हो जाएगा, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारा जो डिस्टेंस का है वो 625 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 625 मीटर, सी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था न्यूमेरिकल, इसीलिए इसको बता रहे हैं हम। तो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, assuming that the acceleration is uniform, find acceleration and the distance traveled by train for attaining this velocity. A train starting from rest, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो 5×4 = 20, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड आ गई है वेलोसिटी। टाइम दे रखा है हमारा 5 मिनट्स, जो कि हो जाएगा 5×6 = 30, 300 हमारा सेकंड हो जाएगा ये। यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t, ठीक है। तो v यहाँ पर हमको दे रखा है 20, u हमारा 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, t की जगह हमारा 300 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 करेगा, 2 से हमारा 15 टाइम्स ये कट जाएगा, तो 1/15 ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 1/15। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है इसमें। तो आगे डिस्टेंस निकालना है, उसको निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, v² - u² = 2as, ठीक है। तो v हमारा कितना है 20 है, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, u² 0 है तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × a की जगह हम 1/15 रख देंगे और s हमें निकालना है, ठीक है। तो ये 20 का स्क्वायर यहाँ पर 400 हो जाएगा,
15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है, ये s के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 से ये कट जाएगा 200 बार, ठीक है। अब तो 15 दूनी 30 और ये 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 3000 मीटर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 3000 मीटर ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर आ गया और जो एक्सेलरेशन है ये 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। In a free fall, the velocity of a stone is increasing equally in equal interval of time. तो velocity जो है equally increase हो रही है in equal interval of time under the effect of gravitational force of Earth. Then what can you say about the motion of this stone? Whether the stone is having uniform acceleration, non-uniform acceleration, retardation, constant speed. तो इसका आंसर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही होती है जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वही हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा जा रहा है डिस्टेंस से, तो ये हमें पता है डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है या क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होने वाला है, तो या तो डिस्टेंस इक्वल होगा या ज्यादा होगा। तो जब इक्वल होगा तो ये रेशियो बन जाएगा 1, और जब ज्यादा होगा डिस्टेंस तो जो रेशियो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू जब ज्यादा होती है तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से कम हो जाती है, लेस देन 1 हो जाती है। इसलिए यहाँ पर 2 ही केसेस बनते हैं, या तो इस रेशियो की वैल्यू 1 होगी या लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज वाले तो दोनों ही गलत हैं। इक्वल टू 1 और लेस देन 1 ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 cars A, B, C and D are moving on a leveled straight road. Their distance time graph are shown in the figure. Which of the following is the correct statement regarding the motion of these cars? तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसमें अगर हमको स्पीड निकालनी है तो स्पीड हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो इसका जो रेशियो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का, यानी कि वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस की जो वैल्यू है उनका रेशियो होता है वो क्या है, इसके स्लोप से पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा स्लोप है डी का, उससे कम है सी का, उससे कम है ए का और उससे कम है बी का। तो जिसका ज्यादा स्लोप होता है उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड हो जाती है। तो सबसे ज्यादा स्पीड डी की हो जाएगी, उससे कम सी की, उससे कम ए की और सबसे कम बी की हो जाएगी। तो यहाँ पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो कार ए इज फास्टर देन डी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए का स्लोप कम है, इसलिए ये क्या है, स्लोअर हो जाएगी। बी इज स्लोएस्ट, तो बी देखिए बी का स्लोप सबसे कम है, इसीलिए बी जो है वो स्लोएस्ट हो जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पे। कार बी इज फास्टर देन कार सी, तो कार बी फास्टर नहीं है, कार बी स्लोअर है, तो ये भी गलत है। कार सी इज स्लोएस्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि कार बी हमारी स्लोएस्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप AEES-PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो AEES-PRT कंप्लीट सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।